ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੋਪੜ ਯਾਨੀ ਕਿ IIT ਰੋਪੜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टेक्नोलॉजी की वरतों करके ज़्यादा पैदावार। उसका ये सोचना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब से शुरू हुआ था तो एग्रीटेक रिवॉल्यूशन भी पंजाब से ही शुरू होना चाहिए। तो दो चैलेंज है, एक चैलेंज है एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, दूसरा चैलेंज है हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ये फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी के लाने से ही होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको ट्रांसफार्मर सा दिख रहा है इसको हम रेडिएशन शील्ड कहते हैं। इसके अंदर 4 तरीके के सेंसर लगे हुए हैं। इसमें एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है, एक लाइट इंटेंसिटी है कि कितना सूरज चमक रहा है, उसके अंदर साथ में एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। और इसमें क्या होता है, जो बारिश गिरेगा इसके ऊपर ये ऐसे जैसे पानी 2.5 mm भर गया तो ये तुरंत ऐसे टिप करेगा। यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्विच लगी हुई है, ये एक रीडिंग देती है ऑटोमेटिक कि हाँ ये एक टिप हो गया, यानी 0.25 mm की बारिश हो चुकी है। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਕਰ ਲਈ और उस ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲ टाइम मॉनिटर कर सकता है कि किस तरह का वेदर रहने वाला है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास AI मॉडल्स भी हैं डिफरेंट जो क्या होता है पीछे काम करते हैं और आपको एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है क्या चीज़। आपको जब पहले से पता है कि आज हवाएं बहुत तेज़ चलने वाली है या फिर पानी आने की संभावना है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज रहने देते हैं इसको, फिर अगले बार तो ये आप खुद से डिसीजन ले सकते। पानी में, बरसात में, हवा में ये ख़राब नहीं होता है इसका डिवाइस? नहीं सर, ये ख़राब नहीं होगा। ये IP65 रेटेड हमारा बॉक्स है। अब होता क्या है कि अगर किसान का लॉस हो गया मतलब क्रॉप्स का तो होगा क्या, वो डायरेक्ट बोलेगा कि ये जो है बारिश बहुत ज़्यादा थी और वो डाटा हमारे पूरे सर्वर पे रहता है। तो वैलिडेट करने के लिए हम बैंक को डायरेक्ट वो भेज सकते हैं कि ये डेटा था, ऐसे ऐसे बारिश हुई, इसकी वजह से इसका नुकसान हो गया। तो ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये इंडिया में हम पहले ही हैं जो इसको यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि बाहर से हम इंपोर्ट करते थे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਟੀਕ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ किस तरह होने वाला है, मन के चलो कि अज सवेरे तुसी कोई भी टीचा अपनाया कि शाम तक मैं अपनी खेती दे विच आ करना है, पर दोपहर बाद तुहानूं पता नहीं कि मौसम किहो जिहा होने वाला है। तो तुहाडे जे 10 किले ने 20 किले ने या फार्म हाउस है या पिंड 'च तुसी बैठे हो तो ये डिवाइस तुहाडे काम आने वाला है। इसे करके जो रिसर्चर्स ने अज मैं उन्हां नाल भी गल करांगा ये डिवाइस किसानां दे लई किन्ना लाहेवंद होएगा ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੱਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ कई बार भाषा थोड़ा अड़िक्का बन जाती है, इस करके मैं हिंदी 'ਚ सवाल पूछांगा आगे। सर ये बताएं कि ये जो डिवाइस के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ शुरू में क्योंकि इसका इस सेंटर का मकसद क्या है, ये हब क्या है, उसके बाद फिर मैं आपके रिसर्चर से बात करूँगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है IIT रोपड़ में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्टेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जी। इसका जो काम है ओवरऑल वो एग्रीकल्चर को बेटर बनाना, ठीक है, ये काम है। आपको जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 1965 में आया था जी। और पंजाब ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब टाइम बदल रहा है, अब टाइम बदल रहा है, हम AI और साइबर फिजिकल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ये सोचना है IIT रोपड़ में जो हमारी टीम है जो काम कर रही है उसका ये सोचना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब से शुरू हुआ था तो एग्रीटेक रिवॉल्यूशन भी पंजाब से ही शुरू होना चाहिए। तो एक तो ये मोटी जो सोच है हमारी वो यहाँ से शुरू होती है जी। कि यहाँ पे अवध मैंने नाम का उसका एक्सप्लेन आप कर देंगे, अन्नम है, मतलब कि ये दो क्या चीज़ें हैं आम आदमी के समझने के हिसाब से कि सरकार उसमें कैसे काम कर रही है। अवध जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हमें अप्रूव हुआ था 2020 में
ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंड्स मिले थे। ये 110 करोड़ का फंड हमें 2020 में मिला था। अच्छा। उसके बाद बहुत सारा फंड इधर उधर से CSR में अदरवाइज मिला। इसका मेन टारगेट था कि हम लोग साइबर फिजिकल सिस्टम बनाएंगे, बेसिकली इसी तरह की टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जो एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी ओवरऑल। जैसे इरिगेशन आप करते हैं तो इरिगेशन को स्मार्ट इरिगेशन की तरफ कैसे ले जाएं, या वाटर की जो क्वालिटी है उसको असेस करना है तो वो कैसे हम असेस करें, या वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो वो हम कैसे करें। तो इसी तरह की लगभग 75 से 80 टेक्नोलॉजीज इस सेंटर में डेवलप हुई। उसके बाद IIT रॉपर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि IIT रॉपर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हमें एग्रीकल्चर COE मिला, जो कि ओनली एक ही सेंटर है पूरे कंट्री में AI का। तो पूरे कंट्री में जितना भी AI से रिलेटेड काम होगा एग्रीकल्चर में वो हमारे यहीं होगा, यहीं से शुरू होगा। ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें करीब 250 करोड़ का सपोर्ट इंडस्ट्री से आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही गूगल ने $2 मिलियन हमें गिफ्ट किया है। अगर आप देखें कि 2040 तक जो लोग गांव में रह रहे थे और जो लोग शहर में रह रहे हैं उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब जो शहर में जब लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उससे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम भी हो रही है। तो दो चैलेंज है, एक चैलेंज है एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, दूसरा चैलेंज है हमें ज़्यादा खाना चाहिए। और ये फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी के लाने से ही होगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रिसर्चर ने सर अपना नाम बताइए प्लीज़। जी, मेरा नाम यश वर्मा है, मैं रिसर्चर के तौर पे काम करता हूँ IIT रोपर के अंदर। अच्छा यश जी, क्योंकि ये डिवाइस हमें देखने में कुछ ट्रांसफार्मर जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सोलर पैनल है, इसके बारे में आप एक एक करके बताते जाइए और मैं आपसे सवाल भी पूछता जाऊँगा किसानों के लिहाज से, उनके समझ के लिहाज से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये वेदर स्टेशन की हम बात करते हैं जिस समय पे, तो ये वेदर स्टेशन होता क्या, बेसिकली इसमें कई तरीके के डिवाइसेस सेंसर्स मिल करके कंप्लीट वेदर स्टेशन बनाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको ट्रांसफार्मर सा दिख रहा है इसको हम रेडिएशन शील्ड कहते हैं। इसके अंदर 4 तरीके के सेंसर लगे हुए हैं, जिसमें एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है, एक लाइट इंटेंसिटी है कि कितना सूरज चमक रहा है उसकी इंटेंसिटी ये बताता है, और इसके अंदर साथ में एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है जो कि बाहर वातावरण में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में बताता है। और ये जो डिज़ाइन इस तरीके का किया गया है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, WMO के थ्रू सर्टिफाइड डिज़ाइन है। इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट धूप से टेम्परेचर को कोई इम्पैक्ट ना पड़े, किसी तरीके की अगर हवा आ रही है तेज़ी से तो डायरेक्टली हमारे सेंसर को हार्म ना करे। तो इसके लिए एक कवर डिज़ाइन किया जाता है जिसमें अच्छे से एयर फ्लो होता है, जो कि हमारे सेंसर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट सेंसिंग से। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि जहाँ से शुरुआत होती है पूरे डिवाइस की, ये इसका एंट्री पॉइंट इसका यही है सब जगह से, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। हाँ, सबसे पहले हमने ये सेंसर बनाया। सेंसर भी जैसे वेदर स्टेशन क्या है, अगर इसमें आप 2 पैरामीटर भी लगाए हैं तो वेदर स्टेशन की छोटा आप वेदर स्टेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो शुरुआत हमने इस रेडिएशन शील्ड से की थी इसकी। आज इसमें और भी पैरामीटर ऐड हैं। अब साथ साथ के मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये रेन गेज है। ये क्या करता है, आप अक्सर सुनते होंगे कि चेरापूंजी में इतने mm की बारिश हुई है, तो वो होता क्या, इस तरीके का डिवाइस लगा रहता है वहाँ पे, और इसमें क्या होता है, जो बारिश गिरेगा इसके ऊपर, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है थोड़ा पास से, तो होता क्या, बारिश जब गिरती है इस पे, तो ये यहाँ पे टिपिंग मैकेनिज्म है। ये ऐसे जैसे पानी 2.5 mm भर गया तो ये तुरंत ऐसे टिप करेगा। यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्विच लगी हुई है, ये एक रीडिंग देती है ऑटोमेटिक कि हाँ ये एक टिप हो गया, यानी 0.25 mm की बारिश हो चुकी है। अब ऐसे ही ये टिप कंटिन्यूस होता रहेगा जितनी ये कलेक्टर एरिया में पानी जाएगा। ठीक है,
तो ये पूरा ये हो गया मतलब आपका। यहाँ से जब फिल होगा तो यहाँ से वो हाँ आपको बताना शुरू बिल्कुल कर देगा। कंटिन्यूअस इसमें पानी जो है कि गिरता रहेगा। अगर बारिश जितनी भी एमएम हो रही है वो सारा का सारा ये वायर कनेक्टेड हमारे पास यहाँ डेटा लॉगर है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस डेटा लॉगर में डायरेक्टली सारी के सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा और रियल टाइम पे ये जो है क्लाउड के ऊपर जाएगा। क्लाउड इन द लेमन लैंग्वेज में हम आप कहें कि आप अपने मोबाइल फोन में आप देख सकते हो डेटा कि कैसे कैसे। मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूँगा। मैं ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ नहीं करना, उस तो बाद ही आगे बढ़ेगा। यानी कि किसान के हाथ में वो सारा इस सारे चीज़ों का जो है वो कंट्रोल रहेगा, ऐप के रूप में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐप हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ये आप गूगल पे भी डायरेक्ट जा करके हमारा cloudsensewiz.com सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ से आपके जो करीबी वेदर स्टेशन है आप उसका डेटा ले सकते हैं और इन केस अगर कोई खरीदता है पर्टिकुलर यूनिट तो उसका हम डिवाइस आईडी और पासवर्ड आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर वेदर स्टेशन का भी डेटा देख सकते हो। अच्छा ये बताइए कि अक्सर क्या होता था कि जब लोग वेदर के बारे में बात करते हैं, गाँव में होगा कहीं भी होगा, आज कोई काम करने के लिए मोबाइल उठाया, अरे ये मोबाइल में तो बता रहा है कि आज बारिश है, अरे मोबाइल में बता रहा है आज तो धूप है, तुम बारिश की बात कर रहे हो। तो ये डिवाइस उसको स्पेसिफिक बताएगा कि आज आपके गांव में, आज आपके फार्म हाउस में किस तरह का वेदर रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही इसकी खासियत है। बजाय कि लोग क्या समझते हैं वेदर स्टेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पे तो दिख रहा है कि आज बारिश होने वाली है या बादल है या हवा इतनी तेज़ी से चलेगी। ये होता क्या है, अभी तक जो वेदर स्टेशन डिप्लॉयड हैं ये हाइपर लोकल पे नहीं काम करते, मतलब स्पेसिफिक आप जहाँ पे हो वहाँ का वेदर नहीं बताते हैं। तो ये जो हमारा डिवाइस है स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए कि आपको एग्जैक्ट आपके फार्म में क्या होने वाला है उसके बारे में बताएगा कि आपके पर्टिकुलर फार्म में क्या टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास एआई मॉडल्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो क्या होता है पीछे काम करते हैं और आपको एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है क्या चीज़। किसानों को चाहिए एकदम सीधा सीधा डेटा कि आज हवा क्या चलेगी, क्या कैसा मौसम होने वाला है। तो वो लेमन लैंग्वेज में आपको ऐप पे दिखाई देगा, अलर्ट आ जाएगा। अगर बहुत तेज़ी से हवा चलने वाली है तो आपके पास एक अलर्ट चला गया, या टेम्परेचर अचानक से कुछ बढ़ने वाला है 2-3 दिनों में, तो वो आपके पास प्रिडिक्शन ऑलरेडी पहुंच जाएगी उस ऐप पे देख करके। तो आपको डायरेक्ट डेटा भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको लेमन लैंग्वेज में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से उस ऐप पे दिखाई देंगी। मान के चलिए कि कोई पंचायत है, किसी भी पंजाब की कोई पंचायत है या किसी भी राज्य की कोई पंचायत है, वो भी इस तरह का डिवाइस अपने किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे लगा सकती है ताकि उसको अपने गांव का वेदर पता चल सके। बिल्कुल। साथ वाले गांव में क्या है उसको लेना देना, मेरे गांव में क्या है उसको पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो है हाइपर लोकल में हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर का तो प्रिसीजन रहता ही है, लेकिन जो बजाय 400-500 किलोमीटर दूर डिप्लॉयड सेंसर है उससे फार बेटर आपको डेटा मिल जाएगा। वो 1 किलोमीटर से लेके चाहे आप उसका 10 डेटा भी किलोमीटर लेके वो कुछ कैलकुलेट करता है ये या अपना ही Basically डेटा होगा करता क्या, जैसे अगर आप कई डिवाइसेस हमारे ऐसे डिप्लॉयड हैं हाइपर लोकल के, तो ये कहते हैं आपस में चेनिंग कर लेंगे। चेनिंग इन द सेंस कि अगर आपके 4 पंचायत हैं आसपास में, चारों में ये डिप्लॉय है, तो अगर हमें पता है कि हाँ ईस्ट से वेस्ट हवा चल रही है, मतलब तो जो ईस्ट में हमारा डिवाइस है वो ऑलरेडी ये सेंस अलर्ट क्रिएट कर देगा कि हवा इतनी रफ्तार से हमारे दूसरे वेदर स्टेशन के पास में जा रही है। तो वो एक प्रिडिक्शन के लिए हमारा बेटर एक्यूरेसी होता है। साथ साथ के इसके अलावा हम कुछ फिजिक्स मॉडल का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम डायरेक्ट ये नहीं देख सकते कि हाँ हमारा जो वेदर है वो वहाँ पे पर्टिकुलर है 500 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसा वेदर है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो 60-70% है, मतलब बादल यहाँ तक आते आते अपने पूरी पानी उसकी निकल जाएगी। तो कुछ फिजिक्स के पैरामीटर भी हम साथ में ऐड मैं करते अगर हैं एक किसान के लिहाज से समझना चाहूँ, मान के चलिए कि मैं किसान हूँ और मुझे आज सुबह 8 बजे ये प्लान करना है कि मुझे गेहूँ करना है, अपने खेत में बिजाई करनी है उसकी, और मैंने लेबर को भी बुला रखा है, इंडस्ट्री अरे ट्रैक्टर वाले को भी बुला रखा है, लेकिन मुझे सुबह सुबह 4 बजे ये अलर्ट आता है कि आज कम से कम 4 बजे तक तो बारिश रहने वाली है। तो मेरा वो कॉस्ट भी बच गया, क्योंकि अगर मैंने किसी को बुला लिया एक बार, फॉर लेबर को मैं वापस भेज सकता हूँ, लेकिन ट्रैक्टर को बुला लिया उसने तो पूरी अपनी दिहाड़ी ले लेनी है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है इसमें घटने की भी संभावना रहती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें। तो अगर आपको कोई चीज़ पहले से ही पता है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मंगा रहे हैं, किसी लेबर को बुला रहे हैं या फिर ट्रैक्टर बुला रहे हैं, तो वो सब आपको जब पहले से पता है कि आज हवाएं बहुत तेज़ चलने वाली है या फिर पानी आने की संभावना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज रहने देते हैं इसको, फिर अगले बार। तो ये
आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं इसके अंदर। इनफैक्ट हम जो ऐप बना रहे हैं उसमें आपको इस तरीके के ही अलर्ट जाएंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ें भी बताई जाएंगी कि बारिश है कि नहीं हाँ है, बारिश है हवा कि तेज नहीं, है कि आज नहीं। आपको कोई काम अगर पर्टिकुलर परफॉर्म करने जा रहे हो तो है कि नहीं, क्योंकि हम जो डेटा पूछते रहेंगे। अब एआई क्या होता है, वो खुद से ट्रेन करता है, जैसे जैसे हम सवाल पूछते रहते हैं वो सीख उसके लेता रहता है। अंदर अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हैं। तो ज़्यादातर किसानों का होगा एक टाइम समय के बाद कि क्वेश्चन सेम होगा, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी डेटा हमारा रेडी रहेगा कि हाँ आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा सेम सा पैटर्न बना हुआ है, तो आप ये चीज़ ना परफॉर्म करें। तो वो सब एक बेनिफिशियल रहता है किसान के लिए। तो जैसे मान के चलिए कि अगर किसी को हिमाचल घूमने जाना पड़े, कोई ट्रैकिंग कर रहा है, उसको मालूम है कि मुझे कम से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, अगर वहाँ पे ये डिवाइस लगा हो, तो आसपास किसी से पूछ सकता है कि आपका वेदर क्या कह रहा है, बजाय कि बड़े वेदर स्टेशन से चीज़ें लेने के लिए। तो मतलब हर एंगल से ये फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, वेदर स्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो सारे फील्ड में काम आती है। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि ये जैसे आप बता रहे हैं आप हाइकिंग के लिए गए, कहीं पहाड़ पे गए, अगर वहाँ का डिपार्टमेंट एक वेदर स्टेशन लगाया हुआ है, तो ये पहले ही अलर्ट जनरेट कर देगा जहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से आपको रोक दिया जाएगा कि आज का मौसम खराब है, आज आप ट्रैकिंग पे ना जाएँ। कई बार तो दुर्घटनाएँ भी होती हैं। यस, यस, तो इसीलिए ये पहले से प्री अलर्ट जनरेट कर सकता है, तो ये कहीं पे भी यूज़ स्नो होता के है। बारे में बताता है ये? नहीं, अभी हम स्नो वाले सेंसर पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। स्नो के लिए भी जैसे ये रेन गेज है, ये रेन को कलेक्ट करता है, वैसे ही होता है हमारे पास स्नो गेज। वो क्या होता है, जितना स्नो गिरता है वो बताता है कितनी स्नो पड़ी। तो वो ऐसे सेंसर जैसे हम धीरे धीरे अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम अभी बेसिकली वो स्नो सेब गेज। उगाने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सर, वो सेब जहाँ पे मतलब सेब भी उग रहे हैं वहाँ पे बारिश भी होती है, स्नो गेज भी काम आएगा, रेन गेज भी काम आएगा, दोनों काम आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारा मेन मोटो ये है कि पहले इंडिया पूरा कवर कर ले हम। तो इनफैक्ट हमारे जो बिना स्नो गेज के डिवाइसेज हैं वो लद्दाख जैसे एरिया में ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा आपको और बताते हैं। जिसको ये टेंशन हो जाए कि फ़ोन तो घर में चार्ज कर लेगा, लेकिन उसको पता चले कि ये जो मेरा डिवाइस है ये चार्ज है कि नहीं है, उसके लिए ये पैनल कैसे काम करता है? बिल्कुल सर, ये जो है बहुत मुझे ही बताते भी रहिए इसके बारे हाँ, ये जो पैनल है आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक 20 वॉट का पैनल है मात्र। तो होता क्या है कि ये जो है इसको जितनी मतलब हमारा मेन जो डिवाइस है बहुत कम पावर कंजप्शन करता है, तो ये 20 वॉट के पैनल से 2 से 3 दिन की अच्छी इसको धूप मिल जाएगी तो पूरा चार्ज हो जाता है। और अगर इन केस आपके यहाँ महीने भर तक भी सूरज नहीं निकला, फिर भी ये डिवाइस बिना किसी दिक्कत के चलेगा, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप जो हमने इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ की है कि 30 दिन से ज़्यादा का इसका बैटरी बैकअप है, अगर किसी तरीके का धूप नहीं निकल रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ छाँव पड़ रहा है, इस जो अभी जो है, लेकिन फिर भी ये सोलर पैनल उसको चार्ज करेगा। मतलब डायरेक्ट धूप पड़ने की ज़रूरत नहीं, तब भी नहीं चार्ज नहीं, करेगा? बिल्कुल नहीं, अगर हल्का बादल भी है फिर भी ये चार्ज होता है सर, क्योंकि इतना मतलब आजकल सोलर पैनल भी इंप्रूव हो गए हैं और हमारा इफिशियंसी इतना अच्छा है डिवाइस का कि ऑटोमेटिकली ये इतने भी हल्का सा सनलाइट भी आ रहा है तो वो प्रॉपर चार्ज आपके कहने करेगा। का मतलब है कि ये अगर मैं खेत में लगाता हूँ इसको, तो इसको किसी तरह का पावर नहीं चाहिए, नहीं, एक्सटर्नल बिल्कुल, पावर नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका जो है ये 5 साल तक आराम से, वैसे तो 6 साल तक की इसकी बैटरी साइकिल है जो कि चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 साल तक भी ये बहुत बढ़िया तरीके से इसकी बैटरी काम करेगी। अगर हम असल में हमारी जो रिसर्च जब हम करते हैं तो हम बैटरी बैकअप अपने से लेके चलते हैं 2 महीने का, लेकिन हम जब बात करते हैं सामने कि हम कितना दे रहे हैं, हम 1 महीने इसलिए बोलते हैं क्योंकि चलेगा तो उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम कभी नहीं चलेगा ये। तो ये एक मेन चीज़ रहता है हमारा। तो ये बताइए ये क्या स्पाइक्स क्यों लगा रखे आपने? ये बेसिकली ये बर्ड स्पाइक इसको कहते हैं। ये होता इसलिए है कि कभी कोई चिड़िया इसके ऊपर आके बैठ गई या अपने घोंसला वगैरह बना लिया, तो उसके लिए रहता है कि ये जो एक्यूरेट रीडिंग आपको रेन की मिल रही है वो अच्छी तरीके से मिले, बजाय कि कोई ट्रांसफॉर्म या फिर कोई दिक्कत की वजह से, बर्ड की वजह से गलत रीडिंग ना आए। इसकी क्या कोई पर्टिकुलर हाइट पे भी लगाना चाहिए या आप कहीं भी लगा जी सकते जी, इसका जो हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से चलते हैं, इसको जिस तरह से लगाया जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि इसको जो है 30 सेंटीमीटर की हाइट पे ज़मीन से होना चाहिए इसका हेड। तो वो 30 सेंटीमीटर, यहाँ ये थोड़ा डेमो पीस आपके लिए है, ये वर्किंग डिवाइस है लेकिन इसकी हाइट ऊपर है कि हम आपको अच्छे से कैमरे पे दिखा सके ये सब चीज़ें, इसलिए थोड़ी हाइट ज़्यादा, नहीं तो ये 30 सेंटीमीटर की हाइट रहती है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये रेडिएशन शील्ड है, ये 1.2 मीटर के ऊंचाई पे लगता है जहाँ पे भी ये लगेगा ज़मीन से। और ये है हमारा विंड सेंसर, इसकी नॉर्मल जो हाइट रहती है 10 मीटर के ऊंचाई पे लगता है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है 10 मीटर ऊंचा जगह नहीं मिलता है, तो हम एक अपने हिसाब से रेंज मान के चलते हैं 3 मीटर के ऊंचाई पे इसको रखते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि ये जो विंड सेंसर है, हाँ, ये आप हवा कितनी तेज है, किस दिशा से आ रही है, ये उसके बारे में हाँ बताइए। बिल्कुल, सबसे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये इंडिया में हम पहले ही हैं जो इसको यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि बाहर से हम इंपोर्ट करते थे अल्ट्रासोनिक सेंसर। आप जो देखे होंगे हवा के सेंसर, या मूवीज़ में भी देखे होंगे आप पिक्चरों में, कि वो एक कप एनेमोमीटर होता है, वो घूमता है गोल गोल, तो उससे पता चलती है कि स्पीड हमारी कितनी है। उसमें क्या है, वो समय के साथ
साथ उसका फ्रिक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। तो जो रीडिंग उसकी घूमने की होती है, उसको वापस एक बंदे को जाना होता है, उसमें तेल पानी देना होता है, उसको थोड़ा फ्रिक्शनलेस करना होता है कि वो प्रॉपर रीडिंग दे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये सॉलिड स्टेट अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें क्या होता है, साउंड वेव्स जाती हैं, लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ये यहाँ से इमिट करेगा और दूसरे वाले ट्रांसड्यूसर तक जाएगी। तो यहाँ 4 ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं बेसिकली। तो होता क्या है कि जैसे हवा मान लीजिए नॉर्थ साइड से आ रही है, तो हमारा एक टर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर मैं छोटे में ख़त्म करना चाहता हूँ कि यहाँ से जब हवा आती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा हवा उसको पुश करती है तो जल्दी पहुँच जाता है। और सेम दूसरे साइड से क्या होगा कि हवा इधर से तो अपोज करेगी, थोड़ा लेट में पहुँचेगा। तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन एल्गोरिदम है जो इसके अंदर लगता है। एक्यूरेट बताया हाँ, ये 100% आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। और ये आपको 0.1 मीटर पर सेकंड से, हमने जो इसका रेंज टेस्ट किया हुआ है अभी 50 मीटर पर सेकंड तक का है, लेकिन हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 75 तक चलेगा। ये ऑलरेडी IMD में हमारा सेंसर है गया हुआ है और इसकी हम रेटिंग की वेट कर रहे हैं कि कब हमें इसका भी IMD सर्टिफिकेशन मिल गया। देखिए बाकी सेंसर का हमें मिल चुका है, इसमें अभी पेंडिंग में है, ये भी हमें मिल जाएगा। NABL का सर्टिफिकेशन हमारे पास है इसका। तो ये बताइए कि जैसे कि आप इसके बारे में बता रहे हैं, भारत के अलग अलग ज्योग्राफी अलग अलग हैं, लेकिन किस एरिया में इसका ज़्यादा काम हो सकता है? ये सबके लिए अपने अपने इसके फीचर्स हैं। नहीं सर, ये बेसिकली ऑलमोस्ट जो अल्ट्रासोनिक है पूरा वेदर स्टेशन का मैं बताऊं, हर जगह यूज़ होते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, हवा का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटे में कई बार बदलता हाँ रहता है कई बार बदलता है। वो डिपेंड करता है जो लहरें हैं समुद्र की, उस पर भी डिपेंड करता है कैसा स्पीड है, कैसा होने वाला है। और रही बात आपकी जो एविएशन एरियाज हैं, जहाँ पे जैसे प्लेन्स जहाँ फ्लाई करती हैं, वहाँ पे भी वेदर स्टेशंस लगते हैं जो मेजर करते हैं कि हवा कितनी तेज है, क्या फ्लाइट को रोकना चाहिए, अभी डिले होना चाहिए। जो आपको डिलेज दिखते हैं वो इस तरीके के वेदर स्टेशन वहाँ पे भी काम में आते हैं। और जहाँ पे हम बात करते हैं विंड या मिल्स जैसे की, कि समुद्र में मछुआरे जा रहे हैं, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली उसका अपने कॉस्ट पे क्या है, दूसरे कॉस्ट पे कैसा है, अपने कॉस्ट पे कैसा है। हाँ सर, बहुत ज़्यादा वहाँ वेरिएबल रहता है। ऐसा है कि अगर अभी धूप निकली है, बहुत अच्छा वेदर है, तो वहाँ 4 घंटे बाद कोस्टल एरियाज़ का यही खासियत, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है वहाँ का वेदर। तो वो अलर्ट सिस्टम वहाँ पे भी जाता है कि मछुआरों को बोला जाता है 4 घंटे बाद बहुत ज़्यादा तूफान आने की संभावना है, मत जाओ। तो वो सब चीज़ें इससे प्रेडिक्ट की जा सकती हैं बहुत आराम से। जैसे एक मान के चलिए गांव में है, ये एक किसान है, मान के चलिए मैं किसान हूँ, मैंने इसको ले लिया है ना, और मेरा खेत मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, या खेतों में घर है तो अलग बात है, तो इसको लगाना बेहतर कहाँ रहेगा? अपने घर के ऊपर लगाना बेहतर रहेगा, अपने खेत में लगाना बेहतर रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से आपको इसको अपने खेत में ही लगाना चाहिए, खेत में एक एरिया दे करके, क्योंकि जितना एरिया आसपास का नहीं होता, जैसे आप अपने छत पे लगाएंगे तो छत की जो सीलिंग होती है उससे भी उस पर हीट जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा। हाँ, वो उसमें क्या होता है, अगर आप छत पे भी देखिए, बहुत से जगहों पे ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा प्लेन ग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पे हम छत पे लगाते हैं, लेकिन हम ये कंसीडर करते हैं कि ये छत पे लगा है तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो उसके लिए ही हम जो अपना AI है वो यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लेगा कि ये छत पे प्लेस्ड है, तो थोड़ी उसकी सीलिंग किस तरीके की है वो हम जब लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय ये सारी रीडिंग्स हम नोट करते हैं अपने पास कि ये इतनी ऊंचाई पे लगा, ये छत पे लगा है, तो इसमें कितना इंपैक्ट पड़ सकता है उस सरफेस का। बजाय कि इसका नॉर्मल एक तरीका ये होता है कि आप किसी ओपन ग्राउंड में इसको लगाएं, एक पर्टिकुलर हाइट जो मैंने आपको कही, उस हाइट पे हर एक पर्टिकुलर चीज़ लगेगी, तो हमारी जो रीडिंग आएगा वो सेम रीडिंग आएगा। ऐसे ले जाकर लगा दें तो इसी हाइट में, इसी ऐसे ही रेडीमेड ले जाएं तो तब भी कोई बिल्कुल, दिक्कत ये नहीं सर, वो उसमें क्या होगा कि जैसे आप अभी एज इट इज़ लिए वहाँ पे जाके लगा दिए, तो अभी क्या है, ये मूवेबल है, स्टेशनरी के लिए हम मूव कर सकते हैं, लेकिन कभी बहुत तेज जब हवा चलती है ना तो ये हिलता है, बहुत तेज वाइब्रेट करता है। हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, जमीन में फिक्स कर देते हैं जनरली लगाने के तौर पे। तो जो अभी आपको दिख रहा है इससे थोड़ा अलग तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, लेकिन हाँ इजी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 3 मीटर की ऊंचाई पे जहाँ पे अल्ट्रासोनिक लगेगा, 1.2 मीटर पे अपना रेडिएशन शील्ड लगेगा, और 30 सेंटीमीटर पे अपना रेन गेज लगेगा। तो इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। ये छोटा सेटअप और अच्छा रहेगा और ईजी रहेगा बहुत। मुझे लगता है मुश्किल से हमें 5 से 10 मिनट लगता है इसको सेटअप करने में। और ये पोर्टेबल भी है और बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी भी है इसकी। कि ये किसान ले गया अपने घर पे लगाने या अपने फार्म में लगाने के लिए ले गया, फ्यूचर में इसके मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत पड़ी तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? नहीं, मेंटेनेंस के लिए हम खुद ही टाई अप किए हैं कंपनीज से, जो कि मेंटेनेंस करने के लिए ऑलरेडी जाएंगे। जैसे होता क्या है कि इन सबको जो डिवाइसेस हैं वैसे तो मेंटेनेंस फ्री ही हैं, इसको आप कोई नॉर्मल क्लीन भी कर सकता है, किसान खुद से भी मेंटेन करना चाहे तो। उसको रेन गेज को केवल साफ़ करना पड़ेगा, बजाय कि जो ट्रेडिशनल पहले यूज़ होते थे कप एनोमोमीटर वगैरह, उसमें टेक्निकल बंदे को जाना पड़ता था। तो ये खुद से भी मेंटेन किया जा सकता है। अदरवाइज़ हमारे तरफ से एक टेक्निकल बंदा जाएगा उनका, अगर बरसात का सीज़न आने वाला है तो उससे 1 महीने पहले उसको क्लीन किया जाता है। असल में 2 टाइप के बरसात के सीज़न आते हैं, एक आपके जो
अगस्त, मानसून हो गया, एक हाँ मानसून वाला हो हाँ, वो 2 तरीके के हैं। तो दोनों टाइम पे हमारे हिसाब से बंदा जाता है जो इसको क्लीन करता है अपने एंड से। बाकी अब इस तरीके के हमने डिज़ाइन ही रखा है इसका कि ईज़ी टू क्लीन हो, ईज़ी टू अगर मेंटेन इसको हो। नया लेकर जाएं तो 1 साल तक इस कंडीशन में इसको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी नहीं तरह की नहीं, मेंटेनेंस इसको की? इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनलेस अगर बहुत ऐसा इलाके में है आप जहाँ बहुत धूल आती है या इस, तो वो क्या हो सकता है थोड़े से आप क्लीन कर देंगे उसको तो सही हो जाएगा। हालांकि 3 महीने या 4 महीने पे हल्का सा कपड़ा मार दिया और वो सही हो जाएगा। बाकी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। एक हमने फिगर उसमें रखे रहते हैं, अगर मेंटेनेंस का अलर्ट आता है कि हाँ इतना टाइम हो गया इसको 4 महीने रनिंग है, अगर वो खुद से मेंटेन कर दिया तो नहीं है। अदरवाइज हम इसमें भी एक कैलिब्रेशन फैक्टर लगा देंगे अपने से कि हाँ ये जो आ रही है इसको हम नेग्लेक्ट करें। बेसिकली डेटा जो हम लेंगे वो तो सही आएगा। जब एआई मॉडल को चीज़ जाती है तो ये चीज़ रहता है कि हम अगर प्लस माइनस पहले 1 रखे थे तो उसको प्लस माइनस 2 कर देंगे कि हो सकता है कि इसके अंदर जो है कि अभी डस्ट आ गया हो। तो ये बताइए कि ये बॉक्स किसके लिए काम कर रहा था, क्या है ये? बेसिकली सर यही हमारा जो है मेन पार्ट है पूरे वेदर स्टेशन का, ये है डेटा लॉगर। डेटा लॉगर क्या करता है, जितने भी आपको मैंने अभी सेंसर समझाया, चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो, रेडिएशन शील्ड हो या फिर ये रेन गेज हो, ये सारे के सारे जो डेटा होते हैं वो उस लॉगर के पास जाते हैं और यहीं से ये डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आपको दिखाई देगा। असल में बीच में ये क्लाउड पे ट्रांसमिट कर रहता है। इसके अंदर एक सिम लगी रहती है, जो सिम कंटिन्यूअसली इसमें डेटा रहता है, वो ट्रांसमिशन उसका चलता सिम से रहता मुझे है। याद आया, ये बताइए। अच्छा, पहले तो सवाल का जवाब दीजिए कि ये पानी में, बरसात में, हवा में ये खराब नहीं होता है नहीं इसका बिल्कुल डिवाइस? नहीं सर, ये खराब नहीं होगा। ये IP65 रेटेड हमारा बॉक्स है। तो इसको ये पूरा वेदर सर्टिफाइड है। इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज़ किए हैं वो हमारे आपको इंजीनियर और बेटर बता देंगे, मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। ABS का मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें और इसके ऊपर जो है कि हम UV कोटिंग भी किए हुए हैं, जिससे कि ये जो है 4-5 साल तक तो आपका कुछ भी नहीं होना है इस बॉक्स को। और IP रेटेड तो ऑलरेडी है, तो पानी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। एक बात और भी बतानी है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ फसल ਦਾ बीमा ਲੈਣਾ है ਤਾਂ वो भी फ़ायदेमंद साबित होएगा। ये बताइए कि जैसे ये डिवाइस है, कल को किसी किसान ने बहुत ज़्यादा काश्त की हुई है और उसका डैमेज हो गया मौसम की वजह से, तो कोई जो कंपनी आती है वो कहेगी कि देखिए रोपड़ में तो ऐसा था कि सनी वेदर था, आपके यहाँ से बारिश कैसे हो गई, ये तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या उसको, उसके दावे को स्टैंड करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अगर आप डिवाइस लगाते हैं, मेनली अभी क्या है कि विंड्स प्रोजेक्ट भी चल रहा है अभी गवर्नमेंट का, तो उसके अंडर भी बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। मतलब बहुत से ग्राम पंचायत में लगाया जा रहा है, इधर उधर लगाया जा रहा है। तो बहुत सी कंपनियां हमें क्या कहती हैं कि आप ऐसा करो कि पर्टिकुलर किसान के सेक्टर पे लगा दो जहाँ पे वो चाहता है। अब होता क्या है कि अगर किसान का लॉस हो गया, मतलब क्रॉप्स का, तो होगा क्या, वो डायरेक्ट बोलेगा कि ये जो है बारिश बहुत ज़्यादा थी, और वो डाटा हमारे पूरे सर्वर पे रहता है। तो वैलिडेट करने के लिए हम बैंक को डायरेक्ट वो भेज सकते हैं कि ये डेटा था, ऐसे ऐसे बारिश हुई, इसकी वजह से इसका नुकसान हो गया। कल को सूखा पड़ जाता है अगर मान लेते हैं, तो वो भी ये पूरा प्रॉपर बताएगा, क्योंकि जो पानी है वो आया ही नहीं इसमें, इसका कोई रीडिंग ही नहीं आया। तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है सर ये। तो इसको ये भी, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है इस डिवाइस को किसी भी तरह से, या ये मैनिपुलेट नहीं हो सकती नहीं, है? बेसिकली सर देखिए, मैनिपुलेशन के लिए इसमें क्या होता है, इसको हम एक सील्ड करते हैं चारों तरफ से फेंसिंग से। ओके। तो मैनिपुलेशन किया जा सकता है वैसे इस पे अगर देखा जाए तो, अगर कोई जानबूझ के छेड़ रहा है इसको तब तो है। लेकिन हम लोग जब इंश्योरेंस के लेवल पे इसको जब लगाते हैं हम वहाँ पे, तो इसकी एक फेंसिंग होती है जो 5 फीट की फेंसिंग होती है। लेकिन अगर उस टाइम पे इसको कोई छेड़ना चाहेगा, तो अगर इसने पर्टिकुलर वहाँ से कुछ पत्थर फेंक दिया या फिर उसमें पानी डाल रहा है, तो एक सडन अलर्ट हमारा जो एआई सिस्टम है उसके अंदर इस तरीके का है कि अगर वहाँ डेटा हमारा जो दिखा रहा है कि टेम्परेचर इतना, ह्यूमिडिटी इतना है, लेकिन बारिश अचानक से होने लगी, तो वो फॉल्स डिटेक्शन में आ जाता है। तो मैनिपुलेट वो कर सकता है, basically आप लेकिन कह हमें रहे हैं कि alert जो आ जाता है। ऐप आएगी उस ऐप में हर घंटे का, हर 10 मिनट का वो अलर्ट बताएगा कि मान के चलिए कि अभी समय हो रहा है 1:15, तो 2:15 बजे क्या रहा होगा या 12:15 बजे क्या रहा होगा, वो ऐप में डिटेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और बात ये देखिए, आप अगर इसको कुछ भी मतलब अगर गलत प्रूफ करना चाहते हैं, इसको कुछ दिक्कत करना चाहते हैं इसके अंदर, तो होगा क्या कि करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसमें पानी फेंक दिया या कुछ पत्थर फेंक दिया, लेकिन वो डिटेक्ट हमें हो जाएगा, क्योंकि पानी, Unusual हाँ, behavior हो जाएगा।
अनयूजुअल बिहेवियर हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए धूप निकली हुई, टेम्परेचर अच्छा है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, अचानक से पानी कैसे गिर गया, तो वो फॉल्स डिटेक्शन आता है, उसका अलर्ट तुरंत ऐप पे जाएगा किसान के पास कि आपके डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ किया हुआ है। तो फिर क्या होगा कि हमारी टीम जाएगी, उसको वापस से सही से सेटअप करेगी, फिर वो उसमें प्रॉपर चलने लगेगा। तो इसमें करना तो आसान है, लेकिन वो सारी चीज़ें डिटेक्ट हो ये जाएगी। बताइए कि अभी तो हम रोपड़ में खड़े हैं, रोपड़ का कोई किसान ले गया, उसको आप तक पहुंचना आसान हो सकता है कि चलिए बात कर लेते हैं कैसे होगा। यही डिवाइस अगर कोई फिरोजपुर लेकर के चला गया, कोई भी किसान लेकर चला गया, तो उसके लिए गो टू सेंटर क्या होना चाहिए, कहाँ पे हो जाए, ताकि वो खरीद तो ले गया, सारी चीज़ें हो गया, कुछ भी एक डाउट आता है तो किसको जाके अप्रोच करें? बेसिकली हम क्या है कि मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के लिए एक कंपनी के साथ कोलैब किए हैं अभी, एसएस माइक्रोटेक करके है। तो अब क्या होगा कि जो बंदा, जब आपको ये लगेगा तो आपको प्रॉपर एक नंबर दिया जाएगा जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी, आप उनसे बात करके वो सब चीज़ें अपनी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके की क्वेरी। अच्छा, हाँ। एक बात और बताइए कि जब ये आपने क्वेरी की बात बताई, कोई एक ऐसा किसान है जिसके पास 20 एकड़ 30 एकड़ की खेती है और एक लॉट में है, तो वो अपना डिवाइस, मान लीजिए गांव में एक डिवाइस ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन वो किसान कहता है कि मुझे बार बार वहाँ पे चीज़ें नहीं करनी, मुझे अपना चाहिए, तो वो अपना वहाँ पे लगा सकता है? ऐसा तो नहीं कि एक गाँव में 1 यूनिट या 2 यूनिट या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है सर। अब देखिए, लगाने को तो कोई 10 भी लगा सकता है एक जगह पे, लेकिन हमारे इधर से जो मतलब नॉर्म्स के हिसाब से 1 किलोमीटर एरिया में एक डिवाइस आप रखेंगे तो वो बेटर प्रिसीजन रहेगा। और वैसे ही आप 1-1 किलोमीटर की दूरी पे जरूर से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर अपने ही फार्म का करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे आपको चाहिए तो। लेकिन अगर कोई ऐसे लगा रहा है बल्क खरीद के, तो ये रिकमेंडेशन रहता है एटलीस्ट 1 किलोमीटर की दूरी रखें हम इसके बीच में। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਦਿਤਿ ਮਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਦਿੱਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ annam.ai। ਹਾਂ, ANNAM.ai। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ IIT ਰੋਪੜ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ annam.ai ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਸਮਝਾਊਗੀ, ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ CSR, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ CSR ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਨੋਵੋ ਟੈਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਨੋਵੋ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ CSR ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ CSR ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CSR ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ATG ਹੋ ਗਿਆ, CSR1 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ NGOs ਨੇ, ਉਹ ਵੀ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਫੂਡ ਦੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਜੋ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।